हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल में। चैप्टर चल रहा है बायोमोलेक्यूल और आज हम करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 4 के फर्दर 4 देखें, जिसमें हमने पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा। लेक्चर नंबर 4 पार्ट 1 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 में हमने मोनोसेकेराइड, लेक्चर 4 पार्ट 3 में डाइसेकेराइड, पार्ट 4 में हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में देखा। अब हम अगला मैक्रोमोलेक्यूल देखने जा रहे हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आपने जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे अब वो बनना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, आपसे जो नए क्वेश्चन नहीं बन रहे थे वो बनना शुरू हो गए होंगे और आप क्वेश्चन मिनिया सीरीज भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं अगला मैक्रोमोलेक्यूल जो कि न्यूक्लिक एसिड। तो क्या बोलता है, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर हम बात करें, जब हम स्लरी को हम पास करते हैं चीज़ क्लॉथ, ये चीज़ क्लॉथ था, ठीक है, यहाँ पे हम स्लरी को डाल रहे थे तो यहाँ पे कुछ स्लरी के पोर्शन यहाँ पे रुक जा रहे थे और कुछ पास कर जा रहे थे किसमें, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो जो यहाँ बच रहे थे उसे हम क्या करते हैं, रेन टेट। ठीक है, और जो यहाँ पास कर जा रहे थे उसे हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो इस रेनटेट में ही हमें मैक्रोमोलेक्यूल मिल रहे थे, मैक्रोमोलेक्यूल। और मैक्रोमोलेक्यूल हमने 4 तरह के देखे थे। ठीक है, जो कि हमने अभी पहला इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट या फिर हम कहें पर्टिकुलर एक पॉलीसेकेराइड्स हमने देखा, जो कि एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और मैक्रोमोलेक्यूल है। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड भी एक तरह का क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल है। और ये कहाँ मिलता है आपका, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज किसमें, रेनटेट में। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। यानी जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड अगर हम जाने तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डीएनए एंड अदर वन इज आरएनए। इन दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड इनकी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और पॉली मतलब होता है मिनी। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल है डीएनए एंड आरएनए। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं आपके, न्यूक्लिक एसिड। देखिए, टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं, जो कि हम अगला लेक्चर में देखेंगे। और पॉलीसेकेराइड क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। तो टुगेदर विद, इन दोनों के साथ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स के साथ मिलकर ये ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल फ्रैक्शन बनाते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू और सेल के। यहाँ पे ट्रू कहने का मतलब क्या है, जब हम रेनटेट में अगर हम बात करें मैक्रोमोलेक्यूल को तो हम 4 मैक्रोमोलेक्यूल पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक कार्बोहाइड्रेट जो कि इसमें हम पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, अदर वन इज न्यूक्लिक एसिड, फिर हम प्रोटीन जो कि हम इसे में भी कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, और फिर एक होता है लिपिड। ठीक है, तो जो लिपिड है वो क्या है आपका, ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है, क्योंकि उसका जो मोलिकुलर वेट है वो आपका लेस देन 800 डाल्टन्स से नीचे। जबकि हमें पता है, हम जानते हैं कि जब हम मैक्रोमोलेक्यूलर क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उनका जो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए था वो क्या था कि उनका जो मोलिकुलर वेट होगा वो 10,000 डाल्टन से वो हो। बट लिपिड का तो 10,000 डाल्टन से वो नहीं है, 800 से बिलो है। फिर भी हम इसे मैक्रोमोलेक्यूल कह रहे थे क्योंकि ये आपको रेनटेट में मिलता है, यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो लिपिड क्या है, ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है। जबकि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन क्या है, ट्रू मैक्रोमोलेक्यूल है। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए के लिए जो इनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, आगे हम देखते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड हैज अ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट से बने होते हैं। कौन कौन से, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये सारे नाइट्रोजनस बेस है, आगे हम जानेंगे। फिर क्या है, मोनोसेकेराइड, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, या फिर द थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। यहाँ पे हम याद रखेंगे, ध्यान देंगे, फॉस्फोरिक एसिड। हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कोई फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ऑप्शन में, बट आप ध्यान रखेंगे फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड एक लास्ट में है। ठीक है, तो देखिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में जाना है। तो देखिए, तो न्यूक्लियोसाइड के बाद क्या है, एक तरह का नाइट्रोजनस बेस है और ये क्या है आपका, शुगर है। अब शुगर में देखिए हम कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन है। और ये शुगर का क्या नाम है आपका, राइबोज नाम है। ठीक है, राइबोज। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या है, एक आपका नाइट्रोजनस बेस है, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है
आपका शुगर है, एंड द थर्ड वन इज आपका क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, ये फॉस्फेट किससे आया है, आपको फॉस्फेरिक एसिड से आया है। नाउ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर नाइट्रोजनस बेस। अब जो हेट्रोसाइक्लिक जो हमारे न्यूक्लिक एसिड में मिलता है वो कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस है। ये नाइट्रोजनस बेस आपके 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, और कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। अब जो एडेनिन एंड गुआनिन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखें, फिर हम इसका कंपेरिजन आगे देखें एडेनिन एंड गुआनिन से, तो देखिए क्या मिलता है हमें, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 यहाँ एडेनिन के केस में क्या है, आपका एमीन ग्रुप है। ठीक है, किस पे, कार्बन नंबर 6 पे आपका क्या है, आपका एमीन ग्रुप है। वही अगर हम देखें इस केस में, ठीक है, इस केस में तो कार्बन नंबर 6 या फिर हम ये कह सकते हैं कार्बन नंबर, नहीं कार्बन नंबर 6, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 5 4 5 एंड 6, तो कार्बन नंबर 6 तो क्या है, एमीन ग्रुप है। वही गुआनिन के केस में देखें तो 1 2 3, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबरिंग ऐसे जाएगा। और यहाँ कार्बन नंबर 6 पे क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 पे है आपका कीटो ग्रुप। ठीक है, कीटो ग्रुप। और कार्बन नंबर 2 पे क्या है, कार्बन नंबर 2 पे आपका क्या है, एमीन ग्रुप। तो गुआनिन के केस में कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 2 पे क्या क्या है, एक कीटो का सब्स्टिट्यूशन हुआ है और एमीन ग्रुप का। वही अगर हम बात करें एडेनिन के केस में क्या है, तो प्यूरिन के जो कार्बन नंबर 6 है वहाँ पे मीन ग्रुप अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, एडेनिन। वही अगर हम कार्बन नंबर 6 पे कीटो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे और कार्बन नंबर 2 पे हम एमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा गुआनिन। तो हम कह सकते हैं एडेनिन एंड गुआनिन क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। इसे याद करने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं, प्यूरिन क्लास में क्या है, आईएनई, और देखिए आईएनई है, तो एडेनिन के केस क्लास में क्या है, इन और इन। ठीक है, अब देखिए यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। जब यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन, देखिए अगर हम पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर ये देखिए, ये है आपका पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। नंबरिंग आप देखिए 1 2 3, क्योंकि डबल नंबर है ना तो इससे नंबर जाएगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस रिंग पे है वो नंबर डिफरेंट करेगा, यानी लोकेंट, वो तो आपको केमिकल कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक क्लासिफिकेशन नेमिंग पढ़ेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। बट हम फिलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम नंबरिंग पे जाएंगे। देखिए साइटोसिन के केस में देखिए मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो नंबर 2 पे क्या है, कीटो ग्रुप। नंबर 2 पे क्या है, कीटो ग्रुप। नंबर 4 पे क्या है, अमीन ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर पे नंबर 2 पे अगर हम कीटो ग्रुप लगाएंगे, नंबर 2 पे अगर कीटो ग्रुप लगाएंगे और नंबर 4 पे अगर हम अमीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका साइटोसिन बन जाएगा। वही अगर हम बात करें इन केस ऑफ थाइमिडीन का तो देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए तो नंबर 2 पे कीटो ग्रुप है, नंबर 2 पे क्या है, कीटो ग्रुप। नंबर 3 पे क्या है, आपका अमाइड है, अमाइड है, या फिर हम, ठीक है, और नंबर 4 पे क्या है, आपका कीटो ग्रुप। इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि सेम सिमिलर केस यहाँ पे भी है। ठीक है, तो नंबर 2 नंबर 4 एंड नंबर 5। तो अगर पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में नंबर 2 नंबर 4 एंड नंबर 6 नंबर 5, ठीक है, तो नंबर 2 पे क्या हम अटैच करेंगे, कीटो। नंबर 4 पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, कीटो। एंड नंबर 5 पर हम अटैच करें मिथाइल ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इनके सब्स्टिट्यूशन के बाद वो क्या बनेगा, थाइमिडीन, जो कि केवल डीएनए में मिलेगा। वही अगर हम बात करें यूरासिल के केस में तो यूरासिल के केस में देखिए नंबर 2 पे और नंबर 4 पे आपका कीटो ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन नंबर 5 पे कुछ भी अटैच नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका यूरासिल। यानी अगर यूरासिल बनाना है तो नंबर 2 और नंबर 4 इस पायरिमिडीन पे हम कीटो ग्रुप का अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा यूरासिल। देखिए एक चीज़ और ध्यान देखिए, अगर यूरासिल और थाइमिडीन के केस में देखेंगे तो नंबर 2 और नंबर 4 पे तो सेम है, लेकिन नंबर 5 पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि थाइमिन क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि 5 मिथाइल तो ये है और बाकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर किससे मिल रहा है, ये जो बाकी जो फर्दर स्ट्रक्चर है वो किससे मिल रहा है, यूरासिल से मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 मिथाइल यूरासिल क्या है, थाइमिन को, और हम क्या कह सकते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। तो यहाँ पे लिखा है थाइमिन इज ऑल्सो कॉल्ड 5 मिथाइल यूरासिल। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, हमें नंबर 1 एंड नंबर 3 पे नाइट्रोजन ऐड करना, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच करना है। ठीक है, अब हम इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 2 पे कीटो ग्रुप अटैच करेंगे डबल बॉन्ड, नंबर 4 पे कीटो पे अटैच करेंगे। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका बन गया आपका
यूरासिल, फिर वो एक नंबर 5 पे अगर हम यहाँ पे मिथाइल अटैच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका थाइमिन। तो क्या हो जाएगा, थाइमिन इज ऑल्सो कॉल्ड 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि 5 मिथाइल और बाकी स्ट्रक्चर क्या है यूरासिल। तो मिथाइल किस कार्बन नंबर पर अटैच है 5 पे, तो वही है 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, 5 मिथाइल समझ गए, यूरासिल का स्ट्रक्चर यहाँ से कर सकते हैं। तो हम थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल क्यों कहते हैं, हमने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्यूरिन एंड पायरिमिडीन दो नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं जो कि कैसे हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि इनकी जो साइक्लिक है उसमें नाइट्रोजन भी है और कार्बन में है, कोई होमो प्योर कार्बन या फिर प्योर नाइट्रोजन से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पायरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में। तो हम प्यूरिन को याद करने के लिए किससे याद करते हैं, इन और इन से, और पायरिमिडीन देखिए आपको प्रोनाउंस करने से ही इसमें आई आ रहा है। तो देखिए थाइमिन आई, साइटोसिन आई, तो आई से याद कर लेंगे कि ये क्या है, किस में आएगा, पायरिमिडीन में आएगा। और यूरासिल हम एक थोड़ा हल्का सा एफर्ट लगा के हम बता सकते हैं कि ये पायरिमिडीन है, क्योंकि प्यूरिन के केस में इन लास्ट में नहीं है। तो अगर इन लास्ट में नहीं है तो क्या है, ये आपका पायरिमिडीन ही होगा। और इसमें अगर वाई अटैच है और वाई इसमें पायरिमिडीन में है तो क्या हो जाएगा, आपका पायरिमिडीन हो जाएगा। तो हम इसलिए याद हो गया कि प्यूरिन कौन कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन कौन कौन से, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब क्या बोला, इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड द शुगर मोइटी इज, जो शुगर है, जो नंबर 2 कंपोनेंट था वो कौन सा है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। वो अगर आरएनए मॉलिक्यूल की बात करें, ये दोनों आरएनए और डीएनए क्या है, आपका न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों के जो शुगर के बारे में बता रहा है कि जो डीएनए का जो शुगर है वो क्या है, बीटा D2 डीऑक्सी, यानी 2 पोजीशन पे यहाँ पे डीऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए कैसे, देखिए राइबोज और राइबोज। ठीक है, डी यानी हमें पता है कि अगर हम स्ट्रेट चेन लिखेंगे तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे ओएच क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। और बीटा देखिए, बीटा हम देखते हैं कि हेमिस्ट्रियल ग्रुप यहाँ जो बनाता है एनोमेरिक कार्बन, अगर ओएच सेम साइड होगा तो हम उसे कहते हैं बीटा, अगर ओएच अपोजिट साइड होता है तो हम उसे कहते हैं अल्फा। देखिए, तो राइबोज के केस में यानी ये आपको आरएनए में मिल रहा है और ये आपके डीएनए में मिल रहा है शुगर। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का अगर शुगर का कंपैरिजन करें तो ओएच क्या ऑक्सीजन के अलॉन्ग है, तो ये कौन सा होगा, बीटा शुगर है। अब इसका नाम ही, ये जो शुगर है 5 कार्बन है तो राइबोज है, तो बीटा राइबोज कह सकते हैं। अब देखिए क्या डिफरेंस बता रहा है, ये आरएनए में जो शुगर है वो बीटा 2 राइबोज है, और अगर डीएनए में जो शुगर है वो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज है। देखिए कार्बन नंबर 2 पे कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो इसमें क्या मिसिंग है, ऑक्सीजन। क्या मिसिंग है, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं डी ऑक्सी। अभी जो डी ऑक्सी है, ऑक्सीजन कहाँ, किस कार्बन पे मिसिंग है, 2 कार्बन पे, और बाकी जो स्ट्रक्चर कौन सा है, राइबोज का है। ठीक है, तो राइबोज, तो जो डीएनए में मिलता है वो कौन सा है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, DNA contain 4 bases, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिडीन। तो डीएनए के पास 4 बेसेस है, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन जो कि क्या है आपका प्यूरिन है, और साइटोसिन एंड थाइमिन क्या है आपका, क्या है पायरिमिडीन है। ठीक है, वही अगर हम बात करें आरएनए के पास, आरएनए आल्सो कंटेन 4 बेसेस, आरएनए के पास भी 4 बेसेस है, कौन कौन से, पहला बेसिस जो कि एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन सेम होगा, और जो चौथा बेसिस है वो कौन सा है, यूरासिल है। यूरासिल और थाइमिन के केस पे हम जब हम नोट करेंगे तो हम बता सकते हैं कि कौन डीएनए और कौन आरएनए है। क्यों, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन ये तो आपको आरएनए भी मिल रहा है और आपके डीएनए में भी मिल रहा है, तो हम डिफरेंस नहीं कर सकते। वही अगर हम बात करें थाइमिन के और यूरासिल केस में, तो हमें पता है कि यूरासिल किस में मिलता है, केवल आपको आरएनए में मिलता है, और थाइमिन किस में मिलता है, केवल आपको डीएनए में मिलता है। तो हम अगर हम डीएनए और आरएनए का केस, अगर हमें डिफरेंस पहचानना है नाइट्रोजनस बेस से, तो हम कौन सा देखेंगे, पहला हम देखेंगे पायरिमिडीन कंपेयर करेंगे, और पायरिमिडीन में स्पेशली कौन कौन से, थाइमिन एंड यूरासिल। अगर आप ध्यान देंगे, आपने कभी कभी पढ़ा होगा बायोलॉजी में क्लास 12 में, तो साइंटिस्ट जब हम, अभी बता दूं, ठीक है, एक साइंटिस्ट जो हमारे डीएनए कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है, वो किस नाइट्रोजन बेस पे रिएक्शन कराए थे, वो है थाइमिन के। और वो जो प्लांट कौन सा था, रिसिया फेविया। ठीक है ना, अब आपको याद होगा तो शायद आप कम ये वहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि थाइमिन केवल डीएनए में मिलता है और यूरासिल केवल आरएनए में मिलता है। ठीक है, देखिए पहला कंपोनेंट जो शुगर था, नहीं पहला कंपोनेंट जो कि आपका नाइट्रोजनस बेस था हमने यहाँ देखा, दूसरा कंपोनेंट जो शुगर था उस शुगर में भी न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंस है, एक बीटा 2 डी राइबोज और बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इस केस में नाउ
न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अभी तीसरा कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए वही बोल रहा है कि बीटा 2 न्यूक्लियोटाइड्स, देखिए ये किस तरह ज्वाइन है आपके फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। देखिए अगर हम बात करें पहला न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, अगर इसको ये देखिए क्यों न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, एंड फॉस्फेट सिंपल। अब देखिए जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स है, इसका नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेरिक एसिड, इसका को फॉस्फेरिक एसिड है, फॉस्फेट, ये आप शुगर से रिएक्शन करा के यहाँ पे एक लिंकेज फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए और हमें पता है कि जो ईस्टर लिंकेज होता है वो इस तरह कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर लिंकेज कौन कौन सा है, एक फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में एक ईस्टर लिंकेज यहाँ है, और एक कार्बन और एक फॉस्फोरस के यहाँ पे एक लिंकेज है, ठीक है। नंबरिंग से भी देखें ध्यान से, तो देखिए अगर नंबर इसका 1 2 3 है, 4 और 5, तो देखिए पहला जो न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर बेस है उसके नंबर 3 से, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके नंबर 5 से अटैच हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। किससे ज्वाइन, दो न्यूक्लियोटाइड किससे ज्वाइन होंगे आपके, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। वही अगर हम बात करें इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो किससे ज्वाइन थे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। कौन कौन से कार्बन, बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सा था इसमें, राइबोज। तो 5 and 3 कार्बन देखे ना कैसे, 5 and 3 दिख रहा है ना, ये आपका जो पांचवा कार्बन है और ये जो प्रीवियस वन का यानी प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच में जो ईस्टर लिंकेज बन रहा है वो 2 बन रहे हैं, ठीक है। और इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्योंकि फॉस्फोरस के थ्रू ही 2 ईस्टर लिंकेज जाएंगे और प्रीवियस 3 और 5 के कार्बन से। तो बोले कि न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ये है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड। वही अगर ऐसा सिमिलर बहुत सारे आपके न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब ये जो स्केलेटन जो बना रहा है रिंग, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा आगे जाके, तो यहाँ जो, ठीक है, यहाँ जो आपका नाइट्रोजनस बेस होगा तो प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन कहेंगे इन्हें, ठीक है। अब क्या, अ शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ईदर अ राइबोज, मोनोसैकेराइड पेंटोज और 2-डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। वही बोले शुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या फिर राइबोज मिलेगा इन केस ऑफ आरएनए। अब वही अगर 2-डीऑक्सीराइबोज मिलेगा तो क्या होगा, वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीएनए। वही अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर कंटेन करेगा तो हम कहेंगे डीएनए, और वही अगर राइबोज कंटेन करेगा तो हम करेंगे आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या है, जिसका डी ऑक्सी, ठीक है, और यहाँ से क्या है, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो यानी राइबो से है, और ये इनने क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। वही अगर आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में, यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे क्या है आपका, ऑक्सीजन मिसिंग है, और इसके नंबर 2 पे ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, आरएनए का न्यूक्लिक एसिड है यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, और ये आपका डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। अब हम कुछ डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। डीएनए भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह से, ZAB, ठीक है। तो जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, वो हमें पढ़ना है बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए। जो हमारा सिलेबस है वो कौन सा है, बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अब बोला इसका हेलिकल सेंस, हेलिकल क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग, देखिए एक वायर है, ठीक है, अगर हम इसे रोटेट रोटेट करके हमें स्प्रिंग बनाना है तो हम इसे 2 केस में बना सकते हैं। अगर हम इसे लेफ्ट मानेंगे और एक राइट मानते हैं, ठीक है, तो देखिए, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और दूसरा केस में क्या हो सकता है, लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, 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 ठीक है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर इस बेसिस पे कि इनका जो रोटेशन है वो किस है, इस बेसिस पे भी हम करते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है, जिस डीएनए को हम पढ़ते हैं वो क्या है, बीटा फॉर्म डीएनए है। और इसका जो हेलिकल सेंस है, यानी हेलिकल सेंस जो इसका घुमावदार है वो कैसा है, देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ना, पता है कैसा है, देखिए आप 2 स्टेट चेन लीजिए, अब इसको आप रोटेट कीजिए, रोटेट करके एक स्प्रिंग बनाइए, एक पहला रोटेशन और ये जो आपका दूसरा रोटेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये 2 केस आपस में से करके डीएनए ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो 2 चेन के बीच में जो यहाँ पे जो आपको लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनना, यही आपका नाइट्रोजनस बेस के थ्रू ही बनता है, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से क्रिएट होता है। जो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो आपको नाइट्रोजनस बेस
नाइट्रोजनस बेस है, ये जो स्केलेटन आपका किस चीज़ से बना होता है, फास्फोरस और राइबोज शुगर से, ठीक है। जैसे हम अगर प्रीवियस चीज केस में देखें, देखिए अगर इस केस को देखें तो देखिए ये जो अभी हम पिछला जो स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो लाइन है यहाँ पे आपका शुगर होगा, फास्फोरस होगा, शुगर होगा, फास्फोरस होगा, फास्फोरस शुगर, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे अगर बात करें शुगर फास्फोरस, फास्फोरस शुगर, फास्फोरस शुगर, अब ये दो एक लाइन और एक लाइन किससे ज्वाइन होगा, नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस है, यानी अगर इसका हम बात करें तो सिमिलर अगर यहाँ पे करना है तो ये ऐसे ऐसे ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस आपका लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ये है, ठीक है। अब दो नाइट्रोजन बेस कैसे ज्वाइन करते हैं, वो दो नाइट्रोजन बेस आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा जो सिलेबस है वो बीटा फॉर्म डीएनए है, और उसका जो हेलिकल सेंस कैसा है, राइट हैंडेड है, ठीक है, राइट हैंडेड है ना। उसका डायमीटर क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम। यानी डायमीटर कहने का मतलब क्या है, अगर हम स्प्रिंग को ऊपर से देखें, देखिए जैसे स्प्रिंग जा रहा है ना ऐसे, अगर हम स्प्रिंग को ऊपर देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग पीछे जा रहा है, तो इसका जो डायमीटर है वो कैसा है, 20 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 मिलीमीटर। राइजेस पर टर्न ऑफ हेलिक्स इज 36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पर हेलिक्स है, यानी ये इसका हम अभी थोड़ा बाद में देखेंगे इन सब के बाद, तो अच्छा समझ में आएगा। बेसिस पेयर पर हेलिकल टर्न इज 10 बेसिस पेयर। यानी अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा के ऐसे आने में, तो एक हेलिकल हो गया, क्योंकि फिर से हम यहाँ से करेंगे तो एक रिपीटेड यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो एक हेलिकल में, यानी एक हेलिकल की हम बात करें तो इसमें जो एक हेलिकल में जो डीएनए बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं, यानी जो न्यूक्लिक बेसिस होते हैं नाइट्रोजन बेसिस कितने होते हैं, 10 बेसिस पेयर होते हैं। और हेलिकल राइजेस पर बेस पेयर इज 3.6 एंगस्ट्रॉम। यानी अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, तो इस तरह एंगल फॉर्म कर रहा है, कैसे सीढ़ी गोल गोल गोल। ये जो डिग्री बना रहा है वो डिग्री कितना है आपका, 3.6 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। वही अगर हम बात करें 10 ऐसा है, 1 से लेके 10 में 1 2 3, मैं आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। चलिए वैसे अगर हम जब क्लास 2 में पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा लाइन है आपका राइबोज शुगर और फास्फोरस का, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो नाइट्रोजन बेस का जो डिस्टेंस है दो बेस पेयर का, वो 3.6 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब एक हेलिकल यानी एक स्प्रिंग के टर्न में, ठीक है, एक स्प्रिंग के टर्न में, ठीक है, आप समझ रहे, एक स्प्रिंग, देखिए एक स्प्रिंग हो गया। अब हम फर्दर जो यहाँ से रिपीट करेंगे तो देखिए, तो जो एक स्प्रिंग ये है इसको हम बोलते हैं पर हेलिकल। तो पर हेलिकल में आपको कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, और दो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना, 3.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक हेलिकल में कितने हो जाएंगे, देखिए एक हेलिकल में कितने हो जाएंगे, एक हेलिकल में आपके कितने होते हैं, 10 बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.6। तो 10 पेयर का डिस्टेंस कितना होगा, 3.6 इंटू 10 यानी 36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। समझ में आया 36 एंगस्ट्रॉम कहने का मतलब क्या है, समझ गए होंगे ना। 3.6 एंगस्ट्रॉम दो बेस पेयर का डिफरेंस है, यानी ये बेस और ये बेस में कितना का डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस यूनिट है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बात करें एक रोटेशन का, देखिए 1 2, जैसे एक हो जा रहा है ना एक रोटेशन, ठीक है। तो माने हम अगर मान के चलते हैं यहाँ पे एक रोटेशन यहाँ हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा, 3.6 इंटू 10, क्योंकि 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 ऐसे करेंगे तो 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 एंगस्ट्रॉम। बेस टिल्ट नॉर्मली टू द हेलिक्स एक्सिस इज 6 डिग्री। अब जो बेस है वो इस हेलिक्स से, यानी हेलिक्स अगर हम बात करें तो ऐसे रोटेशन हो रहा है श्रेणी का, तो इनका जो एंगल कितना है वो 6 डिग्री। सिलेबस में नहीं है तो सब याद नहीं रख करेंगे, ठीक है। और जो ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है, एंटी बॉन्ड फॉर्मेशन है। यानी अगर हम देखिए एक 5 है, आप देख रहे हैं ये 5 वाला, ये जो 5 जा रहा है, ठीक है, और एक दूसरा 3 है। यानी अगर एक नाइट्रोजन राइबोज शुगर इस ऐसा है तो दूसरा राइबोज शुगर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये इन दोनों को का रिलेशन कैसा है, एंटी रिलेशन है, यानी एंटी पैरेलल। पैरेलल तो है बट कैसा है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। एंटी पैरेलल क्यों है, क्योंकि देखिए पहला राइबोज अगर इस केस में यहाँ पे क्या है, अगर मान 1 2, देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में
अगर ऐसे राइबोज बन रहा है क्योंकि एंटी पैरेलल है। देखिए 1 2 3 3, तो एक एक केस में 3, एक केस में 3 नीचे है और एक एक केस में 3 ऊपर है, तो कैसा एंटी है, लेकिन दोनों क्या है पैरेलली है, तो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, इनका जो ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड राइबोज, दो राइबोज के बीच में होगा, वो कैसा होगा 3 और 5 तो होगा, लेकिन अगर हम दो स्ट्रिंग का बात करें इसका और इसका तो कैसा होगा एंटी पैरेलल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस करेंगे तो वहाँ आपको और इसके और डिटेल्स और कुछ बेसिक न्यूक्लियर देखना है और न्यूमेरिकल देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हुआ। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।